हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात कर रहा हूँ क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट जो हमारा मैथ है और इसका मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स जो है 70 नंबर। ठीक है, अगर आप नए भी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। तो मैं इसी तरीके से क्लास 10th एंड क्लास 12th के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का मैं ऑल जितने सारे पेपर है मैंने उसको सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है, तो उसको अभी तक नहीं चेक किया तो उसको एक बार चेकआउट जरूर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप ये इस वीडियो में प्रॉपर बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो कुछ इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन आप लोग देख ले। ठीक है, तो मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ कि इसका टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग जो है 3 घंटा 15 मिनट। जो 3 घंटे जो होते हैं वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो 15 मिनट होते हैं वो क्वेश्चन पेपर को पैसेंस के साथ कैसे रीड करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए, मैं जो कोई भी क्वेश्चन है आपको एग्जामिनर बोलेगा कि जो 15 मिनट दिया जाता है वो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पहले आप लोग उसको रीड करें। ठीक है, देन आफ्टर जो 3 घंटे आपको जो दिया जाता है वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एलसीएम जो है कोई भी दो संख्या है, वो संख्या जो कह रहा है कि 26 169, ठीक है, उसका जो एचसीएफ कह रहा है कि 13 है, तो इसका एलसीएम जो होगा वो 26 और 169 का, यानी कि संख्या वही है। ठीक है, तो कह रहा है इसका एचसीएफ सॉरी एलसीएम क्या होगा। तो अब पहली संख्या देखिए, एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ, ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप इजी से दूसरी संख्या यानी कि एलसीएम का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए जो समीकरण है 3x माइनस का y प्लस का 8 इक्वल टू 0 तथा एक इक्वेशन और दिया। इक्वेशन क्या कह रहा है कि 6x माइनस का के y प्लस का 16 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखा जो हो संपाती मतलब जो कोई भी रेखा है वो इक्वल लाइन पे प्लॉटेड है। मतलब समझे, एक तरह से जो इक्वल लाइन पे यानी कि उसके बीच के लिए A1/A2 उसका जो बीच का रेशियो है A1/A2 बराबर B1/B2 होगा। इसके इक्वल होगा किसके, उसके तीसरे रेशियो यानी कि C/C2 के। तो ये कैसी रेखा होगी, एक संपाती रेखा होगी। इसका मतलब ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी अपने, तो ये एक तरह से इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, चलिए किसी भी इस इक्वेशन को हल करते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, जब इसको इक्वेशन 1 मानेंगे तो यहाँ से अगर आप प्लॉट करेंगे तो 3 अपॉन हमने डायरेक्ट ये लगाते A1/A2, अभी जैसे A1/A2 बराबर होगा B1/B2। ठीक है, बराबर किसके होगा C1/C2 के। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये वैल्यू जो होगी कैसा होगा, संपाती होगा। मतलब संपाती होगा, ये वैल्यू जो होगा वो कैसा होगा, संपाती होगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करता है तो ये वैल्यू कैसा होगा, ये अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा, संपाती नहीं होगा, इसका के का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो कह रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी। चलिए मैंने जो अभी इक्वेशन लिखा था उसको हम सेटिस्फाई कराते हैं। सेटिस्फाई कैसे कराते हैं, 3 अपॉन का हमने इस इक्वेशन को 1 मान लिया, इस वाली इक्वेशन को हम 2 मान लेंगे। A1/A2 यहाँ से क्या लग रहा है 6 निकाले थे, बराबर होना चाहिए किसके, B1/B2 के। तो यहाँ देखिए y के कोएफिशिएंट क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो हमने लिख लिया -1 अपॉन में क्या होगा, यहाँ से माइनस का क्या हो जाएगा। ठीक है, जो बराबर होना चाहिए किसके, जो बराबर किसके होना चाहिए C1/C2 के। तो देखिए बराबर 8 अपॉन का 16 के। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इसको जब कट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप इस वाली इक्वेशन को इसकी इक्वल कर लें, या तो इस वाली इक्वेशन को इसकी इक्वल कर लें। जो वैल्यू यहाँ से के की आएगी दोनों वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, कैसे सेम आएगी, चलिए यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो 3x3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। यानी कि देखिए 3 के की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गई, के इक्वल टू यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब के की वैल्यू 2 आ गई, समझे। अब इस वाले कंडीशन से कैसे करते हैं, इस वाले कंडीशन जब करते हैं के की वैल्यू निकालते हैं, इस वाले कंडीशन से अलग आता है। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन से देखिए दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई कराएंगे तो वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन क्या होना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण कोई है x² प्लस का kx माइनस का 5/4 इक्वल टू 0 के जो एक मूल दिया है 1/2 है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक मूल ये दिया है तो हमें k की मान बताइए। अच्छा आप बताइए, एक मूल दिया है दूसरा मूल ज्ञात करना है, या दूसरा मूल दिया पहला मूल ज्ञात करना है। तो इस मूल वाले जितने भी क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बेस पे हम करा चुके हैं। ठीक है, तो उसको अभी तक नहीं चेक किया तो प्लीज़ उसको चेकआउट जरूर करें।
चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। इस क्वेश्चन को करने का जो फर्स्ट कंडीशन होता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये बताया कि इसका एक मेथड होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है, ठीक है। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी क्या होता है, ए बी जो होता है इसके कोफिशिएंट होता है, मतलब इसका गुणांक होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं, तो इस कंडीशन को फुलफिल कराते हैं, ठीक, इस वाले कंडीशन को फुलफिल कराते हैं, तो कराते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम अगर A1 की वैल्यू निकालना चाहे तो A1 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी कि नहीं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो एक ही तो होगा। यहाँ पे एक्स का गुणांक अगर देखते हो तो की है, ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ से निकाल दो तो की हो गया, ठीक है। अगर सी की वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, माइनस का 5/4 हो जाएगा, वो भी तो किस साइन का, माइनस का, ठीक है। अब चलिए हमने निकाल लिए, देखिए एक मूल दिया है तो दूसरा मूल कैसे निकाले। जब एक मूल दिया होता है दूसरा मूल फाइंड करना है तो आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको एक मूल दे रखा है दूसरा मूल निकालने के इस वैल्यू को ही सेटिस्फाई इसमें करा दीजिए, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट इस वैल्यू को ही सेटिस्फाई करा देते हैं, ठीक है। तो रखते इसमें, तो 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक होगा कि नहीं, प्लस का 1 यानी k/4 हो जाएगा, k/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 5 क्या होना चाहिए, 4 होगा, इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। अगर आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस का 2k माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए ये 0 के इक्वल जब क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरफ जा करके जब 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 5 है, ठीक है। 5 में से माइनस हो जाएगा उस तरफ 2, यानी कि के की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो के की वैल्यू 2 हो गई, प्लस का 2 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं के की वैल्यू 2 है कि नहीं, हाँ, यानी कि देखिए ग नंबर का फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, दैट इज अ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है, देखिए दो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफलों का अनुपात है, जो अनुपात रेशियो दिया है और 4:9 है, ठीक है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी आपको दिया जाएगा, इसका संगत भुजाओं का अनुपात पूछ ले या संगत भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, तो इस कंडीशन अगर अनुपात दिया रहेगा उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो मैंने इसका एक थ्योरम होता है वो हमने करा रखा, ठीक है। अगर उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, इसकी भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना, उसका उसी के स्क्वायर का आप आधा कर दे, ठीक है, यानी कि 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अगर कहेगा इसका साइड का रेशियो दिया है, इसका क्षेत्रफल का रेशियो बताए तो 4:9 हो जाएगा। 4:9 ये किसका होगा, ये क्षेत्रफल होगा, ये किसका होगा, ये साइड का होगा, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आप देख लें क्वेश्चन को बता देंगे कि इस क्वेश्चन के लिए बी इज द राइट ऑप्शन होना, क्यों, इसके संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा वो 2:9 होगा, 3 होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि सेक 30 की मान क्या होगा। जो सेक होता है उस सेक 30 की वैल्यू क्या, अच्छा सेक 30 की वैल्यू कह रहा है। अच्छा ये बताइए कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है जस्ट इसी का अपोजिट कर दें, ठीक है। अपोजिट करने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि होता तो है हमें, फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लेते हैं कि कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, तो इसी का उल्टा हमारा क्या होगा, सेक होता है, सेक क्या हो 2√3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होना, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ों में माध्यिका हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें सम विषम का कंडीशन होता है, तो इसको काउंट करके अगर सम संख्या आता है तो उसको आप n(n-1/2) करके आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। अगर विषम संख्या आता है तो n(n-1/2) से कर ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई लिखिए का सूत्र लिखिए। जो घनाभ होता है यानी क्यूबाइड होता है उसके जो डायगोनल है उसका विकर्ण का हमें सूत्र लिखना है। अब देखिए घनाभ जो होता है कुछ इस शेप का होता है, इस शेप का होता है, ठीक। घनाभ जो होता है कुछ इस शेप का होता है, सॉरी इस शेप का होता है, ठीक है, इस शेप का होता है। तो कह रहा है इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल मतलब ये रेशो ये वाली रेशो, ठीक है, इसके क्षेत्रफल का सॉरी इसका क्षेत्रफल यानी कि इसका विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके विकर्ण का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया मान लिया, एरिया इक्वल टू दिया है रूट के अंदर होता है, क्या होता है L² प्लस का B² प्लस का H², ये किसका होता है, घनाभ का विकर्ण का क्षेत्रफल का होता है, ठीक है। डेट इज ए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 135 तथा 225 का SCF जो होगा यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम द्वारा प्राप्त कीजिए। कहने का मतलब जो इसका एचसीएफ जो है आपको यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम द्वारा बताना। इसका मतलब कि आप जो एचसीएफ निकालेंगे वो आंसर सही है या गलत, इसका जस्टिफाई करने के लिए आपको यूक्लिड जो थ्योरम बेस थ्योरम होता है इसका प्रयोग करके आपको डेफिनेशन को संतुष्ट कराना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए जो निकाय होगा वो अद्वितीय हल होगा। अच्छा, चलिए अद्वितीय हल, एक समांतर हल, प्रतिच्छेदी हल क्या होता है मैं एक साथ बता देता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी रेखा है, अगर A1/A2 जो है इज़ नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, B1/B2 के। जब देखिए B1/B2 के इक्वल नहीं है तो ये कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब देखिए कोई इक्वेशन है, हमने मान लिया कि इसी में इक्वेशन हमने मान लिया कि A1/A2 है वो बराबर किसके, B1/B2, लेकिन इज़ नॉट इक्वल है किसके, C1/C2 के। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, संगत हल कहलाएगा। कैसा हल कहलाएगा, संगत हल कहलाएगा। इसी में अगर कहता कि A1/A2 जो है वो बराबर है किसके, B1/B2 के, और वही बराबर है किसके, C1/C2 के, तो ये कैसा हल होगा, ये होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, समपाती होगा और समांतर होगा। क्यों समांतर होगा, अगर कोई रेखा एक दूसरे से बराबर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये रेखा एक ये है, एक रेखा ये है, तो एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये कभी प्रतिच्छेद करेगी नहीं, करेगी ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई रेखा हमने मान ली कि ए है, कोई रेखा हमने मान ली कि बी है। ठीक है, कोई रेखा हमने मान ली ये सी है, कोई रेखा डी है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो अभी हमने जैसे अभी 3 रूल बताए उसी से आप ये लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा जल्दी मैं बताता हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना कि चला जाए। ठीक है, तो आप लोग इससे करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इस सबको चेकआउट कर ले। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताते जाते हैं और आप लोग करते जाए। ठीक है, तो क्या है, एक शंकु के आधार की जो त्रिज्या कह रहा है वो 4 सेंटीमीटर है, और शंकु की जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो कह रहा है 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन बताइए। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु क्यू यानी क्यू कोण की बात करते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस आपको दी हुई है, इसका हाइट दिया रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू शंकु के 1/3 होता है, πr² होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें πr², तो इसमें रेडियस आपको दिया है, रेडियस दिया है, इसकी हाइट दिया है, तो आप इस फॉर्मूला से आप नहीं निकाल सकते हैं शंकु का वॉल्यूम, निकाल सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं, स्लाइड पे आगे स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवरोही क्रम व्यवस्थित करते हुए इसका जो है माध्यिका में x की वैल्यू फाइंड आउट करे। ठीक है, तो आप लोग बारंबारता जैसा किए हैं उस तरीके से आप लगा के कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना बगैर मतलब 19/32 को दशमलव रूप में दर्शाइए, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। और देखिए ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पे देखिए पर्सनल में एक सेटिस्फाई वैल्यू दिया है, मतलब कहने का ये है कि आपको यहाँ पे कहा गया है, चीख के कहा गया ये कि आप ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा आप इस क्वेश्चंस को हल करें। ठीक है, आप यहाँ पे विलोपन विधि नहीं लगा सकते, प्रतिस्थापन विधि नहीं लगा सकते। ठीक है, आप केवल क्या लगाएंगे, ब्रज गुणनखंड विधि ही लगाएंगे, तभी आपको मार्क्स दिया जाएगा, जो कि 2 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन को आप लोग करें बनाए। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आपको किस टॉपिक को वीडियो चाहिए। आप प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग ये क्वेश्चन को देखें। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख लिया आप लोग, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ लाया। तो प्लीज़ अगर वीडियो को समझ में आया होगा तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और मैं इसी तरीके से क्लास 10th के लिए एंड क्लास 12th के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एंड फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के लिए मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।